हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए पूजा जैन फ्रॉम कॉमर्सेस एंड हमारा आज का टॉपिक है Q&A सेशन ऑन ऑडिट सैम्पलिंग। फ्रेंड्स, SA 530 बहुत ही बड़ा स्टैंडर्ड है। इसकी स्टडीज़ हमने 3 वीडियोस में डिवाइड करी हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप पहले वो वीडियोस देखें एंड देन कम टू Q&A सेशन। नाउ फ्रेंड्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ही बड़ा स्टैंडर्ड है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव एज वेल। सो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकती है विच कुड बी MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन या फिर करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो प्लीज स्टडी दिस स्टैंडर्ड वेरी नाइसली। लेट्स गो टू करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपको सिर्फ ये नहीं लिखना होता है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग भी देनी होती है। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज यूज्ड फॉर होमोजीनियस पॉपुलेशन। नाउ फ्रेंड्स, जब भी आप कोई स्टेटमेंट पे आंसर दे रहे हैं, वेदर इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, आप पहले वो स्टेटमेंट पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट याद करिए एंड देन ट्राई टू कम अप विद अ आंसर। डायरेक्टली कंक्लूजन पे या आंसर पे मत जंप कीजिए, क्योंकि समटाइम्स द स्टेटमेंट कुड बी सो ट्वीक्ड कि आप गलत आंसर दे दो। सो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो भी स्टेटमेंट पे आप आंसर दे रहे हैं, प्लीज़ रीड दैट स्टेटमेंट ट्वाइस थ्राइस, उसकी कॉन्सेप्ट याद करिए एंड फिर ही आंसर पे आइए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर टू दिस स्टेटमेंट। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Stratified sampling is used when population is diversified, that is heterogeneous. The population is divided into subpopulation having similar characteristics, which is homogeneous population, to pick up a sample and perform the audit procedure. So friends, क्या होता है stratified sampling में? आप heterogeneous population से होमोजीनियस पॉपुलेशन बनाते हैं, हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सब पॉपुलेशन में बड़ी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं एंड फ्रॉम दैट यू पिक अप द सैम्पल टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेटमेंट। इन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन ईच स्ट्रैटम कैन बी डायरेक्टली प्रोजेक्टेड टू द होल पॉपुलेशन। ना फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है कि जब आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं, जब आप पूरी पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं, विच इज़ नोन एज स्ट्रैटम, देन कंक्लूजन ड्रॉन ऑन ईच स्ट्रैटम, ईच सब पॉपुलेशन, कैन दैट बी डायरेक्टली लिंक्ड to the population? Can conclusion drawn on each stratum or subpopulation be the conclusion on entire population? Now answer to this statement is no. Why? Because आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या करते हैं, आप हर एक पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं। तो जो आपकी सब पॉपुलेशंस की, जो आपकी सारी स्ट्रैटम्स को मिलाकर जो क्यूमुलेटिव कंक्लूजन होगी, वो कंक्लूजन आपकी पॉपुलेशन की कंक्लूजन होगी। लेट्स सी आंसर फॉर दिस। This is an incorrect statement. In such case, combination of all the conclusions drawn on stratums together will be used to determine the possible effect of misstatement or deviation on population. The conclusion drawn from sample of each stratum applies to relevant stratum only and not the entire population. Let's see the next statement. In case of statistical sampling, the sample need not be representative because the statistical sampling takes care of the representation. Now ये स्टेटमेंट कहना चाहता है कि आप जब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करेंगे, जो आपका सैम्पल होगा, इट नीड नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की जो मेथड है वो ये चीज़ अश्योर कर लेती है कि जो भी सैम्पल आप पिकअप करेंगे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग से, वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अग्रीड कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, बी इट रैंडम सैम्पलिंग और वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग या फिर इंटरवल सैम्पलिंग, बट whatever may be the approach, whether it is a statistical approach or non-statistical approach of sampling, the sample must be representative of the population. It doesn't mean कि आपकी जो sample है वो exactly same होना चाहिए, but the sample must be closely similar to the whole population, although not necessarily exactly the same. Let's see the next statement. Low acceptable sampling risk requires large sample size. Now friends, sampling risk क्या होता है? Sampling risk होता है ये risk कि आपकी conclusion जो sample पे draw हुई है, that is different from the situation
if you would have done audit of vouching and verification of 100% item. अगर आप पूरा vouching and verification करते instead of picking up sample, और अगर आपकी कंक्लूजन डिफरेंट आती है सैम्पल कंक्लूजन से, तो ये जो डिफरेंस होता है इसको, इस रिस्क को हम कहते हैं सैम्पलिंग रिस्क. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर टू दिस स्टेटमेंट. नाउ दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. द सैम्पलिंग रिस्क इज दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन based on sample may be different from the population if entire population was subject to same audit procedure. And since this is the case, if acceptable sampling risk is low, then larger sample size is required. जितना आपको कम रिस्क सैम्पलिंग रिस्क ऑब्टेन करना है, आपको उतनी ही ज़्यादा सैम्पल्स ऑब्टेन करनी होगी फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. Universe refers to entire set of data from which sample is selected and about which a auditor wishes to draw the conclusion. Now friends, ये हमने ऑडिट सैम्पलिंग में सबसे पहले पॉइंट देखा हुआ था कि पॉपुलेशन रिफर्स टू एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच सैम्पल इज सिलेक्टेड एंड अबाउट विच द ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन. यूनिवर्स होता है वो एंटायर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होती है जो आपको चेक करनी है. आप यूनिवर्स में से एंटायर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसमें से आप पॉपुलेशन डिराइव करते हैं विच कुड बी एनी मे बी P&L आइटम और बैलेंस शीट आइटम और एक्सपेंस और इनकम आइटम, and from that population you pick up a sample and you give a view on that sample. तो इसकी आंसर होगी, it is an incorrect statement. Universe is all the records to be tested. The population is derived from universe and it is entire set of data from which sample is selected and about which the auditor wishes to draw the conclusion. Let's see the next question. सैम्पल डिड नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव. हमने पिछली स्लाइड में भी ये आंसर देखा हुआ था. वहाँ पे डिफरेंस ये था कि उन्होंने ये पूछा था कि कैन इन केस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग सैम्पल डिड नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, एंड हमारा आंसर था दैट whatever be the approach or method of sampling, sample should always be representative of the population. The reason for that is that because the conclusion drawn on sample becomes your conclusion on entire population. Now friends, let's move on to next question. ये थोड़ा सा technical type of question है and थोड़ा आपको इसको pieces में divide करके study करना होगा. The objective of stratification is to increase variability of items within each stratum, therefore allow sample size to be reduced without increasing the sampling risk. Now friends, इसको हम थोड़ा सा divide करके read करते हैं. स्ट्रैटिफिकेशन क्या कहता है कि आप जो भी स्ट्रैटम डिवाइड, आप जो भी स्ट्रैटम अराइव करते हैं, जो भी सब पॉपुलेशन अराइव करते हैं, तो स्ट्रैटिफिकेशन कहता है कि हम ये इसलिए करते हैं कि जो हमारी वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स है विद इन ईच स्ट्रैटम उसको हम इंक्रीज़ करें. हमारी इनकन्सिस्टेंसी है ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रैटम उसको इंक्रीज़ करें. एंड वो इंक्रीज़ कैसे करें? सो दैट आपकी सैम्पल साइज रिड्यूस हो जाएगी विदाउट इंक्रीजिंग द सैम्पल रिस्क. नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके इसको स्टडी करते हैं. स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? आप पॉपुलेशन जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होते हैं उसे आप डिवाइड करते हैं इनटू होमोजीनियस सब पॉपुलेशन एंड यू ड्रॉ सैम्पल फ्रॉम दी सब पॉपुलेशन विच इज स्ट्रैटम. अगेन लेट मी गिव एन एग्जाम्पल हियर. इन केस आप किसी क्लाइंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कर रहे हैं एंड आपने डेटर्स पिकअप किया एज अ पॉपुलेशन. सो आपने क्या किया, डेटर्स जो हमारा हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है जिसमें हमारी डेटर्स होगी फॉर मोर देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ, डेटर्स विद हाई वैल्यू, लो वैल्यू, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटर्स की, उसमें से हम कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले डेटर्स रिमूव करेंगे और उस पर हम सैम्पल ड्रॉ करेंगे. से हमने डेटर्स फॉर गुड्स पिकअप करी एंड वहाँ से हमने सैम्पल ड्रॉ किया कंपनी ए का जिसकी बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ. नाउ अब ये चीज़ में हमने क्या किया, हमने स्ट्रैटिफिकेशन किया. जब हमने स्ट्रैटिफिकेशन किया तो हमने स्ट्रैटिफिकेशन में क्या हमने ये करा कि हमने हमारी जो वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विच इन ईच स्ट्रैटम जो है उसको हमने इंक्रीज़ किया. स्ट्रैटिफिकेशन से ये हुआ नहीं, स्ट्रैटिफिकेशन से ये हुआ कि आपकी जो भी इनकन्सिस्टेंसी है फॉर ईच स्ट्रैटम, फॉर ईच सब पॉपुलेशन, वो रिड्यूस हो गई एंड वो अलग अलग बकेट्स में डिवाइड हो गई जहाँ से आपने अपने सैम्पल पिकअप किए फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट. सो आंसर टू दिस स्टेटमेंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज टू reduce and not increase. It's to reduce the variability of items within each stratum
and therefore allow sample size to be reduced without increasing the sampling risk. Now friends, these type of statements are very tricky sometimes. So आपको statement बहुत ही ध्यान से read करनी होती है, उसको divide करना होता है parts में, and then आप conclusions draw करिए. That is a better approach. Now friends, we'll cover theoretical type of question. First question is, what is audit sampling? Discuss the method of sampling. So friends, हम सबको पता है audit sampling is application of audit procedure to less than 100% of item within a population which is relevant to audit, such that all sampling units have a equal chance of selection. And जो method है वो है statistical sampling and non-statistical sampling. Statistical sampling में भी there are three methods: random sampling, interval or systematic sampling, and monetary sampling. And non-statistical we have haphazard and block sampling. Now friends, for the purpose of reference मैंने ये सब यहाँ पे diagrammatic form में दिया हुआ है. एग्जाम में आपको full sentence में ही आंसर लिखने हैं. Let's go to the next question. What are the risk factors associated to audit sampling? Now risk क्या होता है audit sampling का? The risk that auditor's conclusion based on sample may be different from the population if entire population was subject to same audit procedure. अगर आप 100% वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करते तो आपका जो रिजल्ट आता और जो रिजल्ट आपका सैम्पलिंग से आ रहा है, अगर वो रिजल्ट डिफरेंट है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सैम्पलिंग रिस्क है. एंड व्हाट विल हैपन इफ देयर इज सैम्पलिंग रिस्क? वी विल ड्रॉ erroneous conclusion on test of controls and test of details. In case of test of control, internal control, we may draw a erroneous conclusion that the control are more effective when they are actually not, or even the vice versa situation could happen. And in case of test of details, जब हम किसी account balance की या class of transaction की misstatement check करते हैं, in that case we may come up with a conclusion that misstatement does not exist at all, when in case it is actually existing. So friends, आपको ध्यान रखना है what are the risk factors associated to audit sampling and perform your audit accordingly. Let's take up next question. Explain the advantages of statistical sampling. Now statistical sampling क्या होता है? यहाँ पर आप sample choose करते हैं by applying mathematical or statistical method. I would say you apply a probability theory to draw the conclusions, to draw the samples, and then you perform audit procedure on the samples so derived. So let's understand advantages क्या होते हैं. Advantages of statistical sampling are: the amount of testing does not increase in proportion to increasing size of area tested. The sample selection is more objective and defensible. There is a calculated risk. आपको पता है कि अगर आप statistical sampling कर रहे हैं, अगर आप random simple sampling कर रहे हैं, या फिर आप से interval पे interval sampling कर रहे हैं, आप अगर samples एक particular interval पे pick up कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे possible sample error क्या हो सकती है. Now जब आपके पास काफ़ी सारी डेटा है, से आप कोई मास्क MNC की डेटा ऑडिट कर रहे हैं, so in that case even from the pool of data you'll have to decide कि आप कैसे sample करें. आपको sampling use करनी होगी, और statistical sampling would be the best way to derive at the audit conclusions, and it is a widely accepted sampling technique because it has a scientific approach. So these are advantages of statistical sampling. Now next question is, explain stratified sampling. What is stratified sampling? Stratification means dividing heterogeneous population into homogeneous subpopulation where samples are drawn from the later, that is subpopulation. Friends, let me give you an example. Say for example, आप किसी client की trade receivable check कर रहे हैं, तो trade receivable क्या हो गया? Heterogeneous population. आपने stratification की, आपने ये trade receivable को आपने इसे homogeneous population, similar characteristics वाले population में divide कर दिया, which you know with the balances of 5 lakh, 5 to 7.5 lakh and 10 lakh. So अब आप ये जो भी each sub population है, यहाँ से आप obtain करेंगे samples and you will perform audit procedure on the same. Let's see what is the next question. Explain the factors to be considered while determining extent or level of checking on sampling plan. आप कितना सैम्पलिंग करोगे, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ बिजनेस, कितने लेवल तक आप सैम्पलिंग पर रिलाई करोगे, these all factors will tell you that.
सो व्हाट इज इट? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज बड़ी है तो आप आप सैम्पलिंग करोगे, और अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो मे बी यू मे नॉट डिसाइड टू गो फॉर 100%, यू मे नॉट डिसाइड टू गो फॉर सैम्पलिंग, बल्कि आप 100% वाउचिंग वेरिफिकेशन करोगे. स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड. आपको कितना रिलायंस है ऑन बुक्स एंड अकाउंट्स, बेसिस दैट आप सैम्पलिंग डिसाइड करोगे. टॉलरेबल एरर रेंज, आप कितनी लेवल तक आप एरर बर्दाश्त कर सकते हो जब आप सैम्पलिंग कर रहे हो. से फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये की लेवल सेट करी है और 100 रुपये का एरर आता है, तो देन दैट इज़ फाइन, देन ऑल्सो यू कैन रिलाई ऑन सैम्पलिंग. बट अगर वो एरर से 1000 रुपये का हो गया, 10,000 रुपये का हो गया, तो आपको कॉल लेना पड़ेगा कि आपको सैम्पलिंग करनी है या नहीं करनी है. एंड डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, आपको कितना कॉन्फिडेंस सैम्पलिंग पे है, आप कितनी लेवल तक ट्रस्ट करना चाहते हो सैम्पलिंग पे. बेसिस दैट यू विल बी एबल टू डिसाइड आपको सैम्पलिंग करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो किस लेवल तक मुझे सैम्पलिंग करनी है, किस लेवल तक मुझे कंप्लीट वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं करनी है, और मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं बेसिस ओनली दी सैम्पल्स. नाउ फ्रेंड्स, इसके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हो, S2R2D. It means size of organization, state of internal control, reliability of records, tolerable error range and degree of confidence. So this is way you can remember this answer. Now friends, last topic है हमारा ये presentation का, which is MCQ. ABC Company Limited appoints X and Y as a statutory auditor for FY 2021. X is of the view that complete vouching and verification is required to provide reasonable assurance under the audit, whereas Y is of the view that audit reliance can be placed on audit sampling. Basis the facts, please respond below queries in terms of essay 530. So friends, क्या हुआ है, X and Y को स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया गया हुआ है. X कहता है कि हम कंप्लीट वाउचिंग वेरिफिकेशन करेंगे, whereas Y कहता है कि हम तो ऑडिट सैम्पलिंग करेंगे टू कम अप विद द कंक्लूजन. नाउ essay 530 ऑडिट सैम्पलिंग को ध्यान में रखते हुए आपको जो क्वेश्चंस है इन दिस सिनारियो आंसर करने हैं. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. Sampling risk can lead to two types of erroneous conclusion. One of them is when test of control appears to be more effective than they actually are, which affects dash and is more likely to lead an inappropriate opinion. Let's see the options available. So friends, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जब आप ऑडिट सैम्पलिंग करते हैं, सो वहाँ पे रिस्क होता है कि आप इरोनियस कंक्लूजन दे दो. क्या इरोनियस कंक्लूजन दे दो? कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है वो मोर इफेक्टिव है, बट एक्चुअल में वो इफेक्टिव नहीं है होते हैं. सो इन दैट केस क्या होगा, आपकी ऑडिट की इफेक्टिवनेस जो है वो अफेक्ट हो जाएगी. आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपका ऑडिट प्रॉपरली हुआ है. एंड अगर आपकी एरोनियस कंक्लूजन है कि आपकी इंटरनल कंट्रोल्स क्लाइंट्स की प्लेस में नहीं है, तो आप इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन भी दे सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. टॉलरेबल एरर इज dash in the population that auditor is willing to dash for a given sample size. Now whether it is minimum, maximum, you can accept it or not. हमने देखा हुआ था टॉलरेबल एरर क्या होती है, एक लेवल ऑफ एरर जो ऑडिटर बर्दाश्त कर सकता है उसकी ऑडिट सैम्पलिंग में, एंड अगर उससे ज़्यादा अगर एरर उसने फाइंड करी है तो देन ही विल डिसाइड कि उसको सैम्पल साइज इंक्रीज करनी है या फिर एक्स्ट्रा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करनी है, क्या करना है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज tolerable error is maximum in the population that auditor is willing to accept for a given sample size. Let's see the next question. The application of audit sampling is such that all sampling units have a chance of selection. In order to draw a conclusion about, आप audit sampling करते हैं तो आप किस पे conclusion draw करते हैं? On the entire population. Your entire population for which you are doing audit, for that you will have the audit sampling. Let's see the next question. Dash is a method of auditing. This is a method of audit testing which is more scientific than testing based entirely on auditor's judgment, because it involves use of mathematical laws of probability in determining the appropriate sample size. Now friends, you have given 4 options and answer to this is of course statistical sampling, because statistical sampling is a mathematical, it's I would say a way of sampling. यहाँ पे आप probability theory apply करते हैं. It's a scientific approach and it will give you more definite answers than the non-statistical sampling.
Now friends, we are done with Q&A session on essay 530. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. It is quite lengthy, but जितना बड़ा ये स्टैंडर्ड है उतनी बड़ी उसकी questions है. So friends, please go through this nicely, and if you have any concerns, you can connect us on info@commerceace.in. Thank you.